नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा, पशुपालकों की आय में होगी बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से किसानों की आय में हो रही निरंतर वृद्धि। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार किसानों और पशुपालकों की मदद के लिए नई नई योजनाएं बनाती रहती है, जिससे कि हमारे देश में पशुधन क्षेत्र को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही समय समय पर इन योजनाओं में संशोधन कर सरकार पशुपालन के क्षेत्र में और भी मजबूती प्रदान कर रही है। दिनांक 10 अगस्त 2021 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में लागू होने वाली मौजूदा योजनाओं के कुछ घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित की जानकारी दी। आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार गो जातीय और छोटे जुगाली करने वाले जैसे भेड़ और बकरी, सुअर पालन और उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पशुपालन और डेयरी योजनाओं को लागू कर रही है। देश भर में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पोल्ट्री सरकार ने नई नई योजनाएं भी चलाई है। देश भर में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पोल्ट्री सरकार ने नई नई योजनाएं भी बनाई है, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि है। इन योजनाओं के जरिए भारत ने पशुपालन क्षेत्र में लगातार तरक्की की है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारे देश में पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2019-20 तक 8.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। देश में दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन 2014-15 से 2019-20 तक क्रमशः 6.28%, 7.82% और 5.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 के अनुसार 2019-20 में दूध के उत्पादन का मूल्य 8,39,000 करोड़ रुपए अनाज से उत्पादन के कुल मूल्य से अधिक है। इस तरक्की को देखते हुए दिनांक 10 अगस्त 2021 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ये जानकारी दी कि सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में लागू होने वाली मौजूदा योजनाओं के कुछ घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित किया है, जिससे कि पशुपालन विभाग को और भी मजबूती मिलेगी और पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की छाता योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लागू कर किसानों की आय में निरंतर वृद्धि कर रहा है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। घटक योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता निर्माण और विस्तार के लिए कुल 292 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार ने 2021-22 के बजट भाषण में टमाटर, प्याज और आलू समेत 22 खराब होने वाले उत्पादों को ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के दायरे का विस्तार करने की घोषणा की, ताकि इन खराब होने वाले उत्पादों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके। कृषि स्तर के बुनियादी ढांचे के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। घटक योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता विस्तार के लिए कुल 292 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। सरकार देश भर में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र के प्रचार और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से ब्याज सबवेंशन के साथ ऋण प्रदान करती है, जिसमें पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष और डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना शामिल है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार गो जातीय और छोटे जुगाली करने वाले जैसे भेड़ और बकरी, सुअर पालन और उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न पशुपालन और डेयरी योजनाओं को लागू कर रही है। देश भर में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पोल्ट्री सरकार ने नई नई योजनाएं भी बनाई है, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि है। इन योजनाओं के जरिए भारत ने पशुपालन क्षेत्र में लगातार तरक्की की है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमारे देश में पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2019-20 तक 8.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। देश में दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन 2014-15 से 2019-20 तक क्रमशः 6.28%, 7.82% और 5.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 के अनुसार 2019-20 में दूध के उत्पादन का मूल्य 8,39,000 करोड़ रुपए अनाज से उत्पादन के कुल मूल्य से अधिक है।
इस तरक्की को देखते हुए दिनांक 10 अगस्त 2021 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ये जानकारी दी कि सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों में लागू होने वाली मौजूदा योजनाओं के कुछ घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित किया है, जिससे कि पशुपालन विभाग को और भी मजबूती मिलेगी और पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। कृषि के क्षेत्र में महिला किसानों का योगदान हमेशा से ही आगे रहा है। बीते कुछ वर्षों में खेती के प्रति महिलाओं का आकर्षण देखने को मिला है। महिलाओं में खेती के प्रति इस बढ़ते रुझान को देखकर सरकार भी पीछे नहीं हटती। आए दिन महिला किसानों के लिए नई योजनाएं बनाती रहती है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खेती में महिला किसानों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं को और बढ़ावा देने और उनके विकास के लिए दिए जा रहे सहायता के बारे में। 6 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि में महिला किसानों के योगदान और उनकी अभी तक की सफलता पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया, कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार कई उपाय करती आई है। साथ ही कृषि और किसान कल्याण विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के दिशा निर्देश ये प्रदान करते हैं। खेती में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को महिला किसानों पर कम से कम 30% खर्च करना होगा। इन योजनाओं में विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, बीज और रोपण सामग्री के लिए उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन और एकीकृत मिशन शामिल है। साथ ही साथ इस योजना के तहत बागवानी का विकास भी करना है। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपघटक के रूप में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना नामक एक योजना शुरू की। ये योजना 2011 से महिलाओं को उनकी भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का निर्माण भी किया जा रहा है। कार्यक्रम को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों से महिलाओं को परिचित कराने के लिए DA&FW और DAY-NRLM की योजनाओं के तहत महिला किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें कृषि विस्तार पर उप मिशन के तहत विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम का समर्थन शामिल है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से महिला किसानों सहित किसानों के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसमें कुछ योजनाओं के तहत पुरुष किसानों के अलावा महिला किसानों को अतिरिक्त सहायता और प्रदान कर रही है। विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं कार्यक्रमों के तहत महिलाओं के लिए 30% धनराशि का प्रावधान, महिला समर्थक पहल करना जैसे कि कृषि महिला खाद्य सुरक्षा समूहों का समर्थन करना, कृषि में महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूक्ष्म स्तर का अध्ययन करना, राष्ट्रीय, क्षेत्र, राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जेंडर लर्निंग पर जेंडर सेंसिटाइजेशन मॉड्यूल का वितरण, कृषि महिला हितैषी हैंडबुक और महिला किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन आदि। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है जिससे खेती में इस्तेमाल कर अच्छी उपज हासिल की जा सकती है। इससे ना तो वातावरण दूषित होता है, ना ही स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आज हम ऐसी ही एक महिला किसान की बात करेंगे जिन्होंने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाई है और किसानों के बीच जैविक खेती के महत्व को भी समझाया है, जिसके कारण कनिका तालुरकर किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कनिका तालुकदार बोरजार गांव असम की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान है। इन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। कनिका 42 वर्ष की हैं। इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई। पति की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण परिवार का बोझ इन पे आ गया। तब इन्होंने रोजगार की तलाश करनी शुरू कर दी। बेटे की अच्छी परवरिश और परिवार के जीवन यापन करने की उम्मीद से कनिका खेती से जुड़ गई। आजीविका की तलाश के दौरान वो अपने राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आई। वर्ष 2014 में कीवी के नलबाड़ी द्वारा आयोजित वर्मी कंपोस्ट और इससे जुड़ी नई तकनीकों के बारे में इन्होंने प्रशिक्षण लिया और इस प्रकार इन्हें वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में रुचि होने लगी। प्रशिक्षण की मदद से कनिका तालुकदार को भविष्य में होने वाली जैविक खेती की मांग का अंदेशा लगा। इनका मानना है कि वर्मी कंपोस्ट और जैव कीटनाशकों की मदद से जैविक खेती में सफलता ली जा सकती है। साथ ही जैविक खेती करने में सबसे बड़ी चुनौती है कीटों पर नियंत्रण, जो कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट की मांग दिनों दिन बढ़ने की उम्मीद है। यही कारण है कि कनिका वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने लगी। शुरुआत में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने घर में मौजूद गाय के गोबर से ही खाद बनानी शुरू की। कृषि विज्ञान केंद्र नलबाड़ी ने इनके समर्थन में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की नई तकनीकों पर एक फ्रंटलाइन प्रदर्शन आयोजित किया। साथ ही इनकी मदद के लिए जिले के कृषि कार्यालय से भी जोड़ा। मदद के रूप में इन्हें 4 वर्मी बेड मिले। कनिका ने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना शुरू कर दिया। वर्ष 2017 में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट को बेचकर कनिका ने 1,40,000 रुपए कमाए। दिनों दिन ये राशि बढ़ती गई और इस तरह इन्होंने अपनी आय में बढ़ोतरी हासिल की। केवी के नलबाड़ी के मार्गदर्शन पर कनिका ने जय वर्मी कंपोस्ट ब्रांड के नाम से अपने उत्पाद को बाजार में उतारा। धीरे धीरे अपनी एक इकाई से कनिका ने 10 इकाइयां बना ली हैं, जिससे इन्होंने काफी लाभ कमाया है। कनिका तालुकदार असम की अकेली महिला हैं, जिन्हें गोवा के कृषि विभाग से वर्मी कंपोस्ट उद्यमी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में इन्हें गुवाहाटी के रोटरी क्लब द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसानों की मदद और उन्हें जैविक खेती के प्रति जागरूक बनाने के लिए कनिका तालुकदार अपनी इकाइयों पर प्रशिक्षण देने का काम भी करती हैं। कड़ी मेहनत और लगन से कनिका तालुकदार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही अपने गांव के किसानों को जैविक खेती के गुणों से अवगत कराया है। अपनी गांव की महिलाओं और युवाओं को इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इनकी इकाइयों के जरिए गांव के किसानों को प्रशिक्षण लेने में भी भरपूर मदद मिली है। प्रशिक्षण लेने के बाद और कनिका तालुकदार की तरक्की देख कई किसान भाइयों ने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया है। तो हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।
तो आज के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।